हेलो, दिस इज रवि चौधरी। वेलकम टू स्काईटेक्स एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम 11 फरवरी 2019 की सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जीके और हिंदी की ऑलरेडी क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद में उन्हें भी देख लेना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पर, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, उनके साथ में इसे शेयर कर दीजिए। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। मैं नीचे यहाँ पर टाइमर लगा दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 30 सेकंड है आपके पास में। अगर आप लोगों को लग रहा है कि एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मैंने जो शिफ्ट आपको बताई है, आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे, आपको डिक्टो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने इसके ऑप्शन तक चेंज नहीं किए हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन हो गया है तो ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं हुआ है तो अब देखिए इसे मैं कैसे करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक सीखेंगे। अगर आप लोगों से बेसिक्स आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और बी अकेला उसी सेम कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखो, हमें यहाँ पर ये दिया गया है कि कितने दिन में पूरा करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि वो काम कितना है, ठीक है। अगर हम कोई एक ऐसा काम मान लें जो कि दोनों के लिए बराबर हो तो हमारा काम आसान बन सकता है, ठीक है। तो हम इसके लिए ऐसा हम काम कौन सा मानेंगे, तो हम इनका ऐसा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है कि जिससे दोनों संख्याओं का आराम से उसमें भाग जा सकता है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया। तो ए कितने दिन में करता है? 6 दिन में। और बी करता है 8 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को एलसीएम आते होंगे। अगर नहीं भी आते तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये 6 और 8 का हमें दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम होता क्या है कि वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें जो संख्या दी हुई है उनका भाग चला जाए। जैसे कि हमें 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या देखनी है जिसमें 6 का और 8 का दोनों का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो देखो, 6 के पहले सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, ठीक। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसका 6 में और 8 में चला जाएगा। अगर किसी एक में भी जाता हम तब भी सबसे छोटी संख्या से ही शुरुआत करते हैं। तो 2 का 6 में जाएगा कितनी बार? 3 बार, ठीक है। और 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब उसके बाद में ये दो संख्याएं बचती है हमारे पास में, 3 और 4। तो सबसे पहली छोटी संख्या ही देखनी है हमें। तो 4 में कितने से डिवाइड जाएगा? 2 से, ठीक है। तो 3 को हम एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद 4 में कितने से गया? 2 से। अब 2 से जा रहा है यहाँ पर भी, तो हम पहले 2 ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ से एक बार, और 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 1, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक हम ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना होगा? 24। 24 हो गया ये वाला एलसीएम। यहाँ से पहले से हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में दिन है, ठीक है ना, और हमारे पास में काम भी दिया गया है। अब हमने काम निकाल लिया भाई, कितना काम है। तो अब हमें देखना है कि ये जो है, अगर कि ये 24 काम को 6 दिन में कर सकता है तो वो एक दिन में कितना काम करता है। तो हम कैसे निकालेंगे वो? 24 का भाग देंगे हम, ठीक है ना। 24 से हम 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 4। और ऐसे ही अगर बी 24 काम को 8 दिन में करता है तो एक काम को कितने दिन में करेगा भाई? 3 दिन में, ठीक है ना। तो ये एक दिन में 4 काम करता है और ये एक दिन में 3 काम करता है, ठीक। तो दोनों मिलकर 24 काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 24 बटे ये 4 और 3, जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 7 काम कर सकते हैं ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 24/7, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। भाई मैं पहली ही क्लास है इसलिए बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, बहुत आराम आराम से, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता, हो सकता है उन लोगों ने बिल्कुल अभी से तैयारी स्टार्ट की हो। तो मेरा काम है कि बिल्कुल एकदम बेसिक से बताना। जब 2 4 6 जब हो जाएंगे आपके प्रैक्टिस सेट, उसके बाद में
ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं इन्हें छोड़कर हम फिर डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक बात और बतानी है कि अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों का समूह का आरंभिक वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन कितना है, ठीक है। तो आपको टाइम दे रहा हूं मैं 30 सेकंड का, आप लोग सॉल्व करिए तब तक। भाई इसकी एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं तुम्हें। मतलब मुश्किल से मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड लगेंगे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले कर लो तुम लोग आराम से। ठीक है भाई, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन कैसे किया होगा? तो आप लोगों ने किया होगा कि भाई अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले इसका वजन था 31, ठीक है ना, इनका औसत वजन, उसके बाद में हो जाता है 32, ठीक है ना। तो जब 22 लोग थे, इसमें 22 छात्र थे, तब तक तो था 31 ग्राम इनका औसत वजन, ठीक है ना। अब एक टीचर का उसमें वजन और उसमें ऐड हो गया, तो ये कितने लोग हो गए अब इसमें? 23, और इनका औसत वजन कितना हो गया है? 32। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया होगा और उसके बाद में इन दोनों में से आपस में आपने सब्ट्रैक्ट किया होगा। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को आपके तरीके से भी एक बार बता देता हूँ, उसके बाद अपने तरीके से बताऊंगा। बहुत शानदार ट्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक की बात कर लेते हैं कि औसत क्या होता है। तो औसत आप लोग ऐसे मानिए कि आप लोग 5 लोग हैं, ठीक है ना। अब 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों के पास में किसी के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 3 रुपए हैं, किसी के पास 1 रुपए है। तो इस तरीके से 5 लोगों के पास में अलग अलग रुपए हैं, लेकिन आप लोगों को सबको बराबर बांटना है। तो आप लोग क्या करेंगे कि वो जो सभी जो आपके 5 दोस्त हैं उन सभी के पैसों को आप लोग एक जगह पर इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में इकट्ठा करने के बाद में उन सबको बराबर बराबर पैसे बांट देंगे, चाहे किसी के पास कितने भी पैसे रहे हों पहले। यही तो करते हैं हम लोग और यही होता है हमारा औसत। मतलब कि सभी के पास में कितने पैसे हैं, बराबर बराबर कितने पैसे हैं। तो भाई यहाँ पर देखते हैं कि 22 छात्रों का औसत वजन था 31 किलोग्राम, ठीक है ना। 22 छात्रों का 31 किलोग्राम था, तो इनका टोटल वजन कितना होगा? तो इनका टोटल वजन हो जाएगा 31 गुणा 22, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने का भी एक बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ। 31 को देखो, पहले हम लिखेंगे 31 गुणा 2 गुणा 11, ठीक है ना। तो पहले 31 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना हो गया? 62, ठीक। और 62 गुणा 11। अब हम 11 की क्या ट्रिक होती है, अगर आपको अंक को 11 से गुणा करना है तो कैसे करना है? तो पहले ये जो पीछे वाला अंक है पहले यहाँ पर लिख लो, उसके बाद में ये जो आगे वाला है इस डिजिट को यहाँ पर लिख लो और उसके बीच में इन दोनों को ऐड कर दो। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 682, ठीक। तो पहले जो 22 छात्र थे इनका टोटल वजन कितना था? 682। उसके बाद में एक टीचर का वजन और जुड़ गया और जिसके बाद में सबका औसत वजन कितना हो गया था? 32। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 23 हो जाएंगे छात्र, ठीक है ना। तो 23 गुणा 32 करेंगे यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करने का भी आपको मैं एक बेस्ट मेथड बताऊंगा। आप लोगों को मैथ के पेपर में करना क्या होता है कि कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट कर लोगे, आप लोगों को कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कैलकुलेशन जितनी तेज़ होगी, क्वेश्चन में अटेम्प्ट आप उतने ही ज़्यादा करके आओगे। मैथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है लोगों के पास में, जब वो घर पे आके देखते हैं, जब कुछ दिन बाद में आंसर की आती है, तो उसमें देखते हैं कि भाई क्वेश्चन तो आते थे, क्वेश्चन तो लगभग सारे हो जाते हैं, लेकिन टाइम की कमी पड़ गई। तो टाइम की कमी पड़ती है हमेशा कैलकुलेशन की वजह से। तो कैलकुलेशन आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करनी है। तो अब देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे मत देखो कि 23 गुणा 32 है। आप लोग इसे देखो कि 23 गुणा 16 गुणा 2 है ये, ठीक है ना। 16 गुणा 2, 16 का टेबल तो सबको आता ही है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे 16 का 23 में, तो ये कितना हो गया? 16 गुणा 3 48, ठीक है ना। ये 4 हमने कैरी लिया, 16 दूनी 32 और 4 36, ठीक है ना। 368। अब गुणा 2। अब कुछ लोगों को शायद ये देखने में बहुत लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ये प्रैक्टिस में आएगा, उतना ही आपको ईजी लगेगा और ये बहुत टाइम की बचत करेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 736, ठीक है ना। अब इतना हो गया, अब आगे क्या करना है देखो। तो यहाँ पर ये जो 22 स्टूडेंट थे उनका कितना आ गया? ये 682, ठीक है ना। तो 22 स्टूडेंट का जो टोटल कितना वेट है? 682।
अब इसमें एक टीचर और ऐड होने के बाद में कितने हो गए, 23 हो गए, तो उनका कितना टोटल वेट हुआ, 736, ठीक है ना। जब 736 में से जब हम 682 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 682 को हमने माइनस किया यहाँ पर, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया 54। लेकिन आप लोगों को इतना लेंथी नहीं करना है, इसके लिए जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत शानदार ट्रिक है। अगर ये मेथड आप लोगों से आ गया तो आपका कोई भी एवरेज का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। देखते हैं पहले उसका ये कौन सा है मेथड, एवरेज का कौन सा मेथड है ये। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक समझो, बहुत लेंथी नहीं लेकर जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 5 स्टूडेंट है, ठीक है, 5 स्टूडेंट है, ये 5 में से किसी का वजन है 5 किलोग्राम, किसी का है 6 किलोग्राम, किसी का है 8 किलोग्राम, किसी का है 10 किलोग्राम, ठीक है ना, किसी का है 10 किलोग्राम और किसी का है 12 किलोग्राम, ये सब भी हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो ये तो निकल आएगा अभी जो मैंने बताया था उस मेथड से पूरा एवरेज, ठीक है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसमें से कोई भी एक संख्या ले लेते हैं जो लग रहा हो कि भाई हमारा इतना एवरेज हो सकता है, वो संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि भाई ऐसी संख्या है 7, ठीक है ना, हमें लग रहा है कि भाई इसका 7 एवरेज हो सकता है। तो देखो 7 से कितना कम है, ये -2, ठीक, ये 7 से कितना कम है, ये -1 हो गया, और ये 7 से कितना ज़्यादा है, ये +1 हो गया, और ये 7 से कितना ज़्यादा है, +3, ठीक है, और ये 7 से कितना ज़्यादा है, +5, ठीक। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, ये जो है हमारे, ठीक है ना। तो 5 और 3 8 और 1 9, ठीक, और 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अभी हमने लिया है वो कितना माना था हमने, 7 माना था, ठीक है ना, ये 6 आ रहा है हमारा प्लस का। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो 6 है, ये जो 6 है, जो एक्स्ट्रा ये 6 किलो वजन है, ये सभी 5 लोगों में बट जाएगा, ठीक है ना। और जब ये 5 लोगों में बटेगा तो कैसे बांटेंगे हम, 6 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये कितनी बार जाएगा डिवाइड, ये 1.2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये वाला हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हमसे पूछा जाए कि ये 5 लोगों का औसत वजन कितना है, तो वो था 8.2 kg, ठीक है। अगर आप लोगों को ये डाउट हो कि यहाँ पर 7 kg ही क्यों माना है, तो भाई आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे 1 मान लो, 2 मान लो, 5 मान लो, 7 मान लो, 10 मान लो, 50 मान लो, कितना भी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या है कि हमें ऐसा नंबर मानना है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोई लेंदी हमारी कैलकुलेशन ना हो। अब देखो हमने यहाँ पर 7 माना है, तो क्या है कि 7 के पास में 6 भी है, 5 भी है, तो प्लस माइनस बहुत आराम से हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर मान लो 100 मान लूंगा तो क्या होगा, ये माइनस में बहुत ज़्यादा चलते जाएंगे, तो ये भी तो एक दिक्कत आएगी। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये जो मेथड मैंने बताया कि यहाँ पर ये कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या दे रखा है कि 22 छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना है, 31। उसके बाद में एक गुरुजी यहाँ पर ऐड और हो गए, ठीक है ना, तो ये कितने हो गए, 23 हो गए पूरे ग्रुप में, और इनका औसत वजन कितना हो गया, 32। तो देखो भाई क्या हुआ है कि गुरुजी के आने से वजन जो है 1 किलोग्राम सबका बढ़ गया है। अब देखो अगर गुरुजी का होता वजन 31 किलोग्राम ही, ठीक है ना, तो यहाँ पर 23 लोगों का सबका 31 किलो ही हो जाता। अगर गुरुजी का कम होता तो भाई और सबका जो एवरेज कम हो जाता है यहाँ पर, लेकिन गुरुजी का क्या है कि वजन ज्यादा है। तो हमें देखना है कि भाई जो 23 लोगों का 1 किलोग्राम वजन बढ़ गया है गुरुजी के आने से, तो मतलब कि 23 लोगों को सबको 1-1 किलो और मिल गया है उन्हें, ठीक है ना। तो जैसे कि सबको पहले 31 तो था ही सबके पास में, इसमें 1-1 और ऐड हो गया है, तो 23 लोगों को कितना और एक्स्ट्रा मिल गया होगा, 23 किलोग्राम, ठीक है। 23 लोगों को भाई कितना मिला होगा, 23 किलोग्राम, ठीक। और गुरुजी का 31 तो मतलब था ही भाई। एवरेज का क्या मतलब होता है, एवरेज का मतलब तो यही है ना कि सबको समान होना चाहिए। तो गुरुजी के पास में जब था तो भाई 31 से मैं कितना बढ़ा था, 23 किलोग्राम, ठीक। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा गुरुजी का, 31 और 23, ठीक। तो ये कितना हो गया, 54, ठीक है। अगर यहीं पर हम बोल देते कि भाई 1 किलो यहाँ पर कम हो गया गुरुजी का, सपोज करो कि गुरुजी का वजन 1 किलो बढ़ने की बजाय अगर ये कम हो जाता तो क्या होता गुरुजी का वजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मानो कि 31 तो भाई था ही सबका, उसके बाद में 23 लोग होने के बाद देखो भाई 1 किलो सबका अगर एवरेज में से कम हो जाता तो क्या होता। तो यहाँ पर हम 31 में से 23 को यहाँ से घटा देते, ठीक है ना। तो गुरुजी का वजन कितना हो जाता, फिर 8 किलो हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है।
यदि दोनों वस्तुओं के नए मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। 30 सेकंड है भाई आपके पास में से सॉल्व करने के लिए। अगर लगता है आपको सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन तो आप इसे थोड़ा सा आगे करके देख सकते हैं वीडियो। ठीक है ना, तो फिर वेट करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा भाई इसका आंसर। स्पीड थोड़ी बढ़ाओ भाई, स्पीड। फिर टाइम हो गया आपका, टाइम हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो वस्तुएं हैं जिनका मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। अब कोई चीज जब रेशियो में है, कोई चीज अनुपात में है, तो हम उसे कितना भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 300 रेशियो, अगर इसे मैं 200 रखूंगा, ठीक है ना, तब भी ये 3:2 ही है, क्योंकि जीरो से जीरो यहाँ पर कट जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसे जो भी लिखूंगा, मतलब दोनों का रेशियो बस सेम होना चाहिए, हम लिख इसे कुछ भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि इसका 40% से जो पहली वस्तु है इसका मूल्य बढ़ाया जाता है। तो देखो भाई 300 का 40% कितना होता है, 300 का 40%। तो या तो आप ऐसे निकालो 300 का 40%। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 5 से ये गया 6 बार। ठीक है ना, ये 60 हो गया और ये 120। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 420। या फिर आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं। तो 40% की जो फ्रैक्शन अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 2/5 होता है। ठीक है ना, अरे भाई 40% को हम कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, 40/100 ही तो लिखेंगे। ठीक है ना, 40% को। तो ये कितना होगा, 20 से 2 बार कटेगा और ये कितने बार कट जाएगा, 5 बार। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि 40% जब बढ़ जाती है, मतलब अगर कोई चीज़ हमारी 5 रुपए की है तो वो कितने की हो जाती है, 7 रुपए की। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है भाई, 300 दे रखी है। तो 5 की वैल्यू हमारी 300 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 60। ठीक है ना, और 7 की वैल्यू कितनी होगी फिर, 420। वही हमने यहाँ पर लिखा है। या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, जो आपको ज़्यादा ईजी लगता है वो कर लो। वैसे मेरा मानना ये है कि आप इस वाले, ये जो मैंने बाद में मेथड बताया, आप इससे करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी होगा एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं भाई आगे। अब आगे इसमें क्या बोल रहा है कि जो दूसरी वस्तु है इसे यहाँ पर x% से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है ना, x% से घटाया जाता है, और पहली को क्या होता है, 40% से बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो उसके बाद में इन दोनों का जो रेशियो है वो हो जाता है 7:3। मतलब ये 7 और ये 3। तो जो ये 42 की जो वैल्यू है ये 420 है। ये जो 7 की वैल्यू है, ये 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 420। उसके बाद में जब 7 की वैल्यू 420 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 420/7। तो ये कितने बार कटेगा, 60 टाइम्स। ठीक है, तो भाई जब एक यूनिट की वैल्यू 60 है तो ये जो 3 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 60। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, 180। ठीक, तो इसका मतलब है कि जब 7:3 में जब हो जाती है वैल्यू तो 300 हो जाता है, ये 300 420 होता है और 200 180 होता है, तब जाकर ये दोनों जो वैल्यू है हमारी 7:3 में आती है। उसके बाद में हमें बस बताना है कि जो 180 है ये 200 से कितना परसेंट कम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 20 कम है, तो 20 200 का कितना परसेंट हो जाएगा, 20/200 गुणा 100। ठीक है ना, तो 20 से 10 बार कटेगा और ये 100 जो है 10 बार। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, x = 10%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है, मतलब आने और जाने में उसे टोटल समय लगता है 9 घंटे, तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है। इन दोनों का हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है ना, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 30 सेकंड ऐसे करने के लिए। अभी तक क्या है कि मैंने जो मेथड बताया है वो थोड़ा मुझे करने में टाइम लग रहा है, तो आपको लेंथी लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप देखोगे भाई मैंने जो मेथड बताया ना बहुत ईजी वे में है वो। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत लंबा होगा, बहुत टाइम को बहुत ज़्यादा बचाएंगे ये, बहुत टाइम सेविंग है मैं जो मेथड बता रहा हूँ। चलो भाई, हो गया आपका टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसका एक तो फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम इसे फॉर्मूले से करेंगे सॉल्व। उसके बाद में मैं एक बेसिक मेथड बताऊंगा कि बाई चांस क्या होता है कि कभी कभी हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैं एक बेसिक मेथड बताऊंगा, ठीक है।
देखो अगर कोई व्यक्ति एस की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, S1 की स्पीड से जा रहा है और S2 की स्पीड से अगर वो वापस आ रहा है और उसे टी टाइम लग रहा है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, ये 4 चीज़ें होती हैं। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा d इज इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है ना, और इंटू टाइम। अब ये जो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई हैं, इस जगह पर हम सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख लेते हैं। तो हमें क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो d इज इक्वल्स टू, तो 25 गुणा 20, ठीक, इन दोनों का हमें यहाँ पर 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45 अपॉन 45 इंटू टाइम कितना लग रहा है? टोटल 9 घंटे, ठीक है ना, इंटू 9। तो 9 से 45 कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स, और 5 से 24 टाइम्स, ठीक है ना। तो डी इक्वल्स टू कितना आ गया? 100 किलोमीटर। ये 20 का आंसर हो जाएगा। तो ये तो है आपका फॉर्मूला बेस्ड मेथड, लेकिन अगर एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाएं तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जाता है, तो यहाँ पर हमने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो यहाँ पर हमने 25 लिखा। उसके बाद में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो वापस आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी दूरी क्या है, तो हम इसे क्या मान लेंगे? इनका एलसीएम। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 100, ठीक है ना। भाई देखो, 5 इंटू 5 होता है 25 और 5 इंटू 4 होता है 20। तो एक तो यहाँ पर ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। उसके बाद में ये अलग है और एक ये अलग है, तो यहाँ पर 5 इंटू 4, ये कितना हो गया? 100। तो एलसीएम कितना आ गया? 100 आ गया ना एलसीएम, ठीक है। एक मिनट से हटा देता हूँ मैं। तो ये 100 आ गया। अब उसके बाद में जब 25 की स्पीड से वो 100 किलोमीटर जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे। और 20 की स्पीड से जब वो 100 किलोमीटर जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? 5 घंटे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टोटल टाइम कितना लगा भाई? 9 घंटे लगा टोटल टाइम। तो 9 घंटे, और यहाँ पर कितना बताया इसने? 9 ही घंटे बताया है। तो 9 घंटे का कितना हुआ? 1 यूनिट, ठीक है ना भाई। भाई 9 यूनिट यहाँ पर टाइम लगा है और इसने बोला है कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? हमें यहाँ पर 9 घंटे दी गई है। तो ये कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। जब ये 1 यूनिट है तो यहाँ पर ये 100 है, ठीक है ना। तो 100 इंटू जब हम 1 करेंगे तो कितना आएगा? 100 किलोमीटर। अगर यहाँ पर सपोज करो कि ये 9 घंटे ना होकर अगर यहाँ पर लिखा होता ये वाला कि भाई इसे 18 घंटे का टाइम लगा, तो हम इसे कैसे करते? तो हम यहाँ पर देखते कि ये जो 9 यूनिट है, इसे यहाँ पर ये टोटल टाइम लगा है इसे 4 घंटे और 5 घंटे, ठीक है, 9 घंटे टाइम लगा है। लेकिन इसमें बोला है कि भाई 9 घंटे ना होकर ये लगा है इसे टाइम कितना? 18 घंटे, ठीक है ना। तो इसे कितना टाइम लगा है? इसे 2 गुना। तो ये कितना टाइम है इसका? ये जितना टाइम होगा दूरी को भी उतना ही टाइम कर देंगे, ठीक है ना, इंटू 2 मतलब 200 किलोमीटर। अगर हमसे पूछा जाता कि अगर उसे 18 घंटे टाइम लगा है तो दूरी कितनी होगी इन दोनों के, घर के और दफ्तर के बीच में, तो वो दूरी कितनी हो जाती? फिर 200 किलोमीटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n है, तो 5 नए परीक्षणों A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100 और A4 माइनस 100 तथा A5 माइनस 100 का औसत क्या होगा? तो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 30 सेकंड, मैं बता रहा हूँ 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, मुश्किल से 10 सेकंड का काम है ये। प्रिय आप लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं। 30 सेकंड भाई सॉल्व करके दिखाओ, क्या होगा इसका आंसर? भाई क्या होगा इसका आंसर? n माइनस 100 होगा, n माइनस 50 होगा, या n माइनस 40 होगा, या n माइनस 20 होगा? क्या होगा? भाई तुम्हारा टाइम हो गया खत्म। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है कि ये जो 5 परीक्षण है, ठीक है ना, ये जो 5 कोई रिजल्ट हैं जो इनका औसत है, ये है n, ठीक। और सब में से हमने यहाँ पर माइनस किया है। देखो A1 में से 100 माइनस किया, A2 में से भी 100 माइनस किया, A3 में से भी 100 माइनस किया और A4 में से भी 100, और सब में से हमने 100 माइनस किया है। तो क्या होगा कि ये औसत में से भी 100 माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर सब में अगर ये 50 प्लस हो रहा होता तो यहाँ पर n प्लस 50 हो जाता। अगर इसी में ये दिया होता A1 माइनस के 20, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे दिया होता A1 माइनस के 20, A1 माइनस के 40, A1 माइनस के 50, ये इस तरीके से अगर दिया होता तो हम क्या करते कि ये जो सभी हैं ये 20, 40, 50, इन सबको हम पहले ऐड कर लेते, ठीक है ना, सबको ऐड करते, और ये 5 निरीक्षण है इसीलिए हम इसे डिवाइड बाई 5 करते, ठीक है ना।
और डिवाइड बाई 5 करने के बाद में जितना होता उसमें से हम n में से माइनस करते थे, ठीक है ना। उसमें क्या करते हम n में से माइनस करते थे। मैंने आपको ये पहले ही बताया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शायद आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम कंफर्म हो गया होगा, 2 बार रिपीट हो गया है ना ये, ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया है पूरा कॉन्सेप्ट और फिर मैंने अब दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर दिया है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। भाई ये तीनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर रहे हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो दीपक अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, 30 सेकंड है आपको, 30 सेकंड में भाई सॉल्व करना है, और 30 सेकंड से ज़्यादा का है भी नहीं है क्वेश्चन, 30 सेकंड में करो भाई सॉल्व। भाई अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रही है, अगर थोड़ी सी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखते हैं आप क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अनिल, दीपक और दिनेश को कितना टाइम लग रहा है, किसी काम को 35 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना, 35 दिन में, ठीक है। तो ये डेज यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि अनिल और दिनेश ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में, ठीक है ना। तो भाई हमें यहाँ पर डे दिए हुए हैं लेकिन हमें वर्क हमारे पास में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 35 का करेंगे हम 7 इंटू 5, ठीक, और 60 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 12, ठीक है ना, 12 पंजे 60 होता है। तो एलसीएम क्या हो गया इनका 5 इंटू 7 इंटू 12। भाई इनको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही लिखो, बाद में कर लेंगे हम इसे सॉल्व। 5 इंटू 7 इंटू 12। अब देखो तो यहाँ पर ये कितना, जब ये 35 दिन में कर रहा है तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ठीक है ना। इफिशियंसी इनकी क्या होगी, तो देखो 35 का जब हम डिवाइड करेंगे इसमें तो कैसे करेंगे, ये कितना है हमारा 7 इंटू 5, ये 35 हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसे यहाँ पर ऐसे डिवाइड करेंगे, देखो ऐसे डिवाइड करते हैं तो इससे ये पूरा कट जाएगा, तो ये 12 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर केवल ये वाला यहाँ पर 12 लिख दो, ठीक। तो मतलब अगर ये तीनों अगर 35 दिन में इस काम को पूरा करते हैं तो इनकी इफिशियंसी कितनी है, 12 है, मतलब एक दिन में ये मिलकर 12 काम करते हैं। ऐसे ही अगर अनिल और दिनेश अगर 60 दिन में उस काम को करते हैं तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर 12 पंजे 60, तो कितना बचा, केवल 7 बचा, तो यहाँ पर 7, मतलब ये दोनों कितना काम करते हैं, 7 करते हैं। अब देखो भाई अनिल, दीपक और दिनेश ये कितना काम करते हैं एक दिन में, 12, ठीक है ना। और अनिल और दिनेश कितना करते हैं, 7 काम। तो दीपक का निकला है यहाँ पर, तो दीपक एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो यही इसने पूछा है कि भाई इसका टोटल दीपक जो है कितने दिन में करेगा, तो 5 इंटू 7 इंटू 12/5, ठीक है ना। तो 5 से ये वाला यहाँ पर काट दो, और 12 इंटू 7 क्या होता है हमारा 84। ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई इसका आंसर। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड मास। चलो ठीक है, देखते हैं आप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले करना है हमें ब्रैकेट सॉल्व, उसके बाद में हमें करना होता ऑफ, यानी कि बीच में लगा हो का, उसके बाद में डिवाइड यानी कि भाग, ठीक, उसके बाद में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, उसके बाद में एडिशन मतलब जोड़, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। ये इनका रिदम होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस के 14/3। अब या तो हम इसे ऐसे डिवाइड करना है या फिर पूरे को हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट में आ गया तो पहले अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर भाई पूरे का एलसीएम कितना हो गया 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो 1 को डिवाइड करेंगे 3 में, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स,
और 10 इंटू 3 कितना होगा 30, और यहाँ पर 3 से 3 1 टाइम्स, तो 14 इंटू 1 ये 14 हो गया, और यहाँ पर ये सॉरी ये माइनस है, तो यहाँ पर ये जब हम 3 में 3 को भाग करेंगे 1 से तो 3 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 30 प्लस के 14 माइनस के 3। तो देखो भाई यहाँ पर अगर ये 14 में से 3 गया तो 11, और ये कितना हो गया 41/3। ठीक है ना, हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह पर 41/3। तो यहाँ पर लिखा हमने 41/3, उसके बाद में ये लिखा हुआ है यहाँ पर 5/3। ठीक है ना, तो का है तो भाई बीच में से का की जगह पर हम गुणा का निशान लगाएंगे, तो ये कितना लिखा है 5/3। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, बिल्कुल यहाँ पर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी से, अभी इसे यहाँ पर कोई सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद में देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में लिखा हुआ है ये डिवाइड है, ठीक है ना, ये डिवाइड का साइन है, तो ये कितना हो जाएगा 10 या 30 प्लस के 1 31, तो ये हो गया 31/3। ठीक है ना, उसका डिवाइड बाई ये लिखा हुआ पूरा ये वाला। तो हम इसे क्या करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2/3 डिवाइड बाई 4/6 करते हैं, तो हम इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई लगाकर हम इसे उल्टा कर देते हैं। ठीक है, 2/3 इंटू 6/4 हो जाता है। ऐसे तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। ये जो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है हम इसे क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो मतलब 3 इंटू 3 और 4 इंटू 41। ठीक, उसके बाद में ये जो डिवाइड है इसकी जगह पर क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो देखो 3 से एक ये 3 कट गया, उसके बाद में ये दोनों बचे, तो 31 दिया कितना होता है 93, उसके बाद ये हो गया। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 205। 41 गुणा 5 कितना होता है 205, तो इसका आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये यहाँ पर 15 मैच दिए गए हैं, ठीक है, उनके आंकड़े यहाँ पर बता रखे हैं, यहाँ पर कितनी कितनी विकेट ली गई हैं, उसके बाद में इसका बहुलक बताना है। ठीक है ना, तो बहुलक क्या होता है, इसका बहुलक क्या होगा। ठीक है, बस इतना टाइम बहुत है यार इसके लिए तो। ठीक है, तो देखो बहुलक क्या होता है, कि बहुलक होता है कि जो हमारी जो यहाँ पर ये जो दी गई हैं ये संख्या है, यहाँ पर ये जो संख्याएं दी जाती हैं जो इनमें सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है, ठीक है ना, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, बहुलक से समझ आ रहा होगा, जो सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ रिपीट हो रही है तो वही हो जाता है बहुलक। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है 0 3 बार। ठीक, इसमें आंसर में कौन से दिए गए हैं पहले देखो लो, 5 यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो 1 2 और 3, ठीक है ना 3 बार। उसके बाद में 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो 2 यहाँ पर है, 2 1 यहाँ पर ये है 3 हो गया, और 1 ये 4 बार। ठीक है ना, 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है 3 बार, और 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 हो रहा है 1 2, ठीक है ना 2 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना 2। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण होता है भाई डायगोनल, ठीक है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग ध्यान देंगे, विकर्ण डायगोनल को कहते हैं। किसी एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो भाई ये रहा आपका टाइम। वैसे तो इसके लिए 10 सेकंड बहुत है, लेकिन फिर भी आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं। भाई अपने कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी यार बूस्टअप करो भाई, कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी बढ़ाओ। 10 सेकंड बचे हैं भाई, 7 सेकंड। क्या होगा भाई इसका आंसर। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक पहले वर्ग बनाता हूँ, ठीक है, एग्जाम में ये आपको बनाने की जरूरत नहीं। विकर्ण क्या होता है, ये वाला इसका विकर्ण है, ठीक है ना, ये डायगोनल है इसका। तो इस डायगोनल की यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है 10√2, ठीक है ना, 10√2 दे रखी है। अगर हमें किसी का डायगोनल निकालना हो तो भाई उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में उसकी लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में उसकी चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है ना, बी मान लेते हैं उसकी चौड़ाई। लेकिन ये वर्ग है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमेशा दोनों ये बराबर ही रहती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए स्क्वायर के लिए क्या होता है फॉर्मूला अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ये क्या बनता है अंडर रूट में 2a²। अब यहाँ पर क्या है 2a² की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है 10√2, ठीक,
10√2 यहाँ पर दी हुई है। अगर मैं इसको पूरे में रूट में लिखना चाहूँ तो ये कैसे लिखूंगा मैं इसे? √200, ठीक है ना। तो फिर पूरा ही बता देता हूँ, ना कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो ये जो 10 बाहर आया है तो ये पहले अंदर रहा होगा, तो अंदर ले जाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 2, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 200 हो गया अंडर रूट में, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ये √2a² की वैल्यू कितनी है, √200। तो रूट से रूट यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2a² की वैल्यू कितनी हो गई, 200, ठीक है ना। a² की वैल्यू कितनी हो गई, 10, सॉरी 100, और a की वैल्यू कितनी हो गई, 10, ठीक है ना। तो इसकी जो साइड है ये कितनी आ गई, a कितना आ गया, 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, a², साइड का स्क्वायर ही तो होता है। तो 10 गुणा 10 हो जाएगा ये कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये है। ये वर्ग स्क्वायर वाला वर्ग नहीं है भाई, कोई इसमें कोई स्क्वायर वगैरह कर दे। ये बोल रहा है कि इसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है ना। एक बैग है, ऐसे करके एक बैग है, उसमें 420 रुपये है। 420 रुपये किसकी फॉर्म में है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये की फॉर्म में, ठीक है ना। इस तरीके से सिक्के इसमें डले हुए हैं बैग में। तो आगे क्या बोलता है, 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 में है, ठीक है ना। 8:1:5 में है। तो थैले में 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? ठीक है भैया, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, करके देखिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आगे स्किप करके फिर देख सकते हैं, ठीक है ना, जो मैंने सॉल्यूशन करा रखा है। क्या होगा भाई इसका आंसर? 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे थैले में? चलो भाई देखते हैं कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। पहले यहाँ से ये हटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ठीक है ना। ये हम कॉइन का अनुपात लिख लेते हैं यहाँ पर, 8:1:5 में, ठीक है ना। उसने क्या बताया है कि ये जो सिक्कों का अनुपात है और ये जो अनुपात है ये किसका है, ये इन सिक्कों का है, ठीक है ना। तो 8 सिक्के किसके हैं, 1 रुपये के 8 सिक्के। और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं भाई, 2 रुपये का एक सिक्का है, ठीक है ना। और ये 5 रुपये के कितने हैं, 5 हैं। तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, तो ये 8 रुपये हो गए, ठीक है ना। ये वाला रेशियो वाला साइन नहीं है इसके बीच में, ये 8 रुपये हो गए। और ये एक सिक्का 2 रुपये का है तो कितने हो गए भाई, ये 2 रुपये हो गए, ठीक है ना। और ये कितने हो गए, 25 रुपये, यानी 5 रुपये के 5 सिक्के हैं। तो ये कितने हो गए, 25 रुपये। तो टोटल कितने पैसे हो गए, 35। अब इसने क्या कहा है कि यहाँ पर ये 35 रुपये नहीं है, 420 रुपये हैं। देखो, अगर ये यहाँ पर लिखा होता कि भाई यहाँ पर ये 35 रुपये हैं, अगर यहाँ पर लिखा होता कि ये 35 रुपये हैं, अगर रुपए 35 होते तो 5 रुपये के सिक्के कितने होते, 5 होते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पैसे उसने कितने बताए हैं, 420, ठीक है ना। तो ये कितना गुना हो जाएगा, तो देखो 420/35, ठीक है ना। 35 से एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 7, और 7 से 35 दूनी 70, यानी कि 12, ये 12 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसने क्या बताया है कि भाई ये रुपए 35 नहीं है, ये 35 से कितना है, ये 12 गुना ज़्यादा है। जब भाई ये जब 35 से रुपए 12 गुना ज़्यादा हैं तो भाई सिक्के भी फिर क्या होंगे, ये 12 गुना ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो सिक्के कितने हो गए, 5 × 12, 60 रुपीज़, ठीक है, सॉरी 60 कॉइन हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से एक कार को चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, ठीक है ना। तो भाई ये आपका टाइम हो गया स्टार्ट। भाई 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर?
तो देखो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोनू की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, और उसे 936 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में तय करेगा। तो सबसे पहले हम ये मीटर पर सेकंड है, इसे हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर पर आवर में चेंज हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो 20 मीटर को जब हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे हम 20 गुणा 18/5, ठीक है ना। अगर हम इसे अगर मीटर में चेंज करते, अगर जैसे किलोमीटर पर आवर को जब हम चेंज करते हैं मीटर में, तो उसके लिए क्या करते हैं हम 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे चेंज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से कितना, 5 से 20 जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। बस हो गया क्वेश्चन। 936/72, तो कितनी बार जाएगा, तो 72 से एक बार, कितना बचा ये भाई, 21 बचा, ये 216 कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 13 घंटे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर। तो देखो भाई, टाइम आपका खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन का एरिया क्या होता है, ठीक है, शंकु का एरिया क्या होता है। तो शंकु का एरिया होता है पाई आर एल। तो हमें यहाँ पर आर यहाँ पर दी हुई है, और पाई हमारे पास में है ही 22/7। तो अब हमें निकालना है एल। तो एल हमारा क्या होता है, देखो ये वाला कौन है, ठीक है ना, यहाँ पर हमें हाइट दी हुई है, और यहाँ पर ये हमें त्रिज्या दी हुई है, यानी कि रेडियस हमें दी हुई है। हमें ये वाली चीज़ निकालनी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारी हाइपोटेन्यूस है। तो इसके लिए क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है बराबर होता है वो बेस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना, और प्लस के ये जो है आपकी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। और हाइट ये सॉरी हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेस कितना है, 30 दे रखा है बेस, ठीक है ना, रेडियस 30 दी हुई है, तो 30 का स्क्वायर और प्लस के 16 का स्क्वायर, ठीक है ना। 16 क्या है, यहाँ पर हाइट दी हुई है, तो ये वाली 16 हो जाएगी, प्लस के 16 का स्क्वायर ये हो जाएगा अंडर रूट। तो ये कितना हो गया 900। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का होता है 256 अंडर रूट में, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1156। 1156 किसका होता है, 34 का होता है, ठीक है ना। 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, और रूट में हो गया तो ये कितना हो गया 34। तो इसका जो एल क्या है, ये एल यहाँ पर क्या आ गई, 34 निकल के आ गई है, ठीक है ना। अब देखो हमें कैसे सॉल्व करना है आगे। 34, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका एरिया, पाई इंटू आर इंटू एल। पाई क्या हो जाएगा 22/7, ठीक है ना, गुणा रेडियस कितनी दी हुई है हमें 30, गुणा और एल क्या है यहाँ पर अभी निकाला है हमने 34। उसके बाद में ये निकल के क्या आ गया हमारा, ये एरिया निकल के आ गया। अब एरिया निकलने के बाद में उसने बोला है कि इसकी जो कीमत आ रही है, जो रंगने का जो खर्चा आ रहा है इनकी दीवारों को, वो आ रहा है 14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 14 रुपए का इसका खर्चा है, तो हम इसमें गुणा कर देंगे 14 से। तो 7 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अब देखो भाई, इसे सॉल्व करने का एकदम स्मार्ट अप्रोच देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था ये जो 22 है इसे हम ब्रेक कर लेंगे 2 गुणा 11 में, ठीक है ना। ये 30 हो गया, ये 34 और ये गुणा 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि 120 हो गया ये, ठीक है ना। और 120 गुणा 34 गुणा 11 इतना बचा है तुम्हारे पास में। अब 120 का या 34 में गुणा करो, तो 120 को हम केवल पहले हम 12 से गुणा कर लेंगे, उसके बाद में एक जीरो और लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो 12 का गुणा पहले हमने 4 में किया इसमें, ठीक, तो कितना आ गया 48, यहाँ पर 4 हमने कैरी लिया, और 12 थी 36, 36 और 4 40, ठीक है ना। ये 408 आ गया, यहाँ पर हमने जीरो लगा दी, ये वाली जो जीरो यहाँ पर लगा दी। उसके बाद में हमें कितने से गुणा करना है, 11 से। और 11 से करने के लिए मैंने आपको पहले ही एक जो ट्रिक बताई थी कि ये जो इनके पीछे की जो 2 नंबर होते हैं, इनको यहाँ पर लिख लेंगे, पहले यहाँ पर जीरो लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, अब इनको ऐड करते रहेंगे।
देखो 8 और 0 कितना हो गया 8, 0 और 8 कितना हो गया 8, और 4 और 0 कितना हो गया 4। ठीक है, ये रहा इसका आंसर 44,880। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, इसे सॉल्व करो। ये हो गया आपका टाइमर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करो भाई। भाई बस यार, इतना ही टाइम बहुत है यार, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए यार। चलो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट करना है, ठीक है ना। ये वाला ब्रैकेट तो कितना हो जाएगा, ये पहले 4 तिया 12 और 1 13/4, ठीक है ना। प्लस के 6 माइनस के ये 4 में अगर हम देंगे, ऐसे 2 से हमने डिवाइड किया तो कितना बचा 2, ठीक है ना। उसके बाद में 6 में से 2 गए तो कितना बचा 4, तो 13/4 प्लस के 4। यहाँ पर ये 1 कैरी आ गया, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर हमने नीचे 1 लिख लिया, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये 13। और जब 4 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। ये कितना होगा 29/4। ठीक, तो इस जो ये वाला जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 29/4, और माइनस के 5 दूनी 10 और 11, 11/2। यहाँ पर कितना आ गया, फिर से 4 एलसीएम आ गया। 4 एलसीएम आ गया तो 4 में हम 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 का अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो गया 22। ठीक, ये 22 माइनस के 29, तो 22 में से जब 29 जाएंगे तो कितना आएगा भाई माइनस में, तो माइनस का 7/4, माइनस के 7/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भाई आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करो। टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। टाइमर आपका स्टार्ट हो गया भाई। भाई इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। बस बस हो गया, 20 सेकंड बहुत है इसके लिए। अरे यार क्या हो रहा है। तो देखो भाई, इसमें क्या है, इसमें दिया गया है कि यदि पी क्यू से 40% कम है तो 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 40/100, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे 2/5। अब इसने बोला है कि पी जो है क्यू से 40% कम है, तो अगर क्यू की वैल्यू अगर 5 है, मतलब क्यू के पास अगर 5 रुपए हैं, तो पी के पास कितने रुपए हैं, पी के पास है 3 रुपए। ठीक, 5 में से अगर 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। यही तो वो बता रहा है कि अगर क्यू के पास में 5 रुपए हैं तो पी के पास में कितने हैं 3 रुपए हैं। तो फिर उसने आगे क्या पूछा है, क्यू के पास पी से कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो कितने ज़्यादा हैं इससे 2 रुपए पी से, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 2/3 गुणा 100। तो देखो 1/3 कितना होता है 33%, 33.33% होता है। और ये 1/3 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ही तो ज़्यादा है। देखो इंटू 2, अगर हम 1/3 में अगर इंटू 2 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2/3 तो हो जाएगा। तो ऐसे ही 33.33 में 33.33 इंटू 2 मतलब 66.66, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है भाई, सॉल्व करो। 30 सेकंड है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 15। यार बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये, जो बिल्कुल बेसिक होता है ना, बिल्कुल बेसिक यहीं से स्टार्ट होती है, ये समझो। और जीडी में इतना ही आता है, इससे ज्यादा आता भी नहीं है। चलो भाई ठीक है, हो गया आपका टाइम। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4,777 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो देखो भाई 15% का फ्रैक्शन में सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, तो 15% का फ्रैक्शन हमारा कितना होता है 3/20, ठीक है 3/20 होता है। तो उसने कहा है कि उसका जो विक्रय मूल्य था, सॉरी अंकित मूल्य जो था, अंकित मूल्य था उसका 20 रुपये, उस पर उसने 3 रुपये की छूट दे दी, तो कितने में चला गया वो, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 17 रुपये। तो उसने बोला है कि 17 रुपये जो 17 यूनिट है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो है 4,777। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,777/17, ठीक है ना। और उसके बाद में उसने क्या पूछा है कि इसकी अंकित मूल्य क्या है इसका, तो अंकित मूल्य इसका कितना यूनिट है 20 यूनिट, तो इंटू 20।
ठीक है। तो ये देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 17 दूनी 34, ठीक। उसके बाद में कितना बचा, ये 13 बचा, हमने यहाँ पर 7 और ले लिया, ठीक है ना। तो 17 अट्ठे 136, उसके बाद 1 बचा, यहाँ पर ये 7 ले लिया और ये 1, ठीक है ना। 281 इंटू 20, तो ये यहाँ पर 0 हो गया, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, एक कैरी, 2 दूनी 4 और एक 5, 5,620 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है भाई, सॉल्व करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है, ठीक है ना, और लाभ कितना है 20%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्या आंसर होगा भाई इसका। क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 20% है, इसका हम फ्रैक्शन में कर लेंगे, ठीक है ना। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो उसने क्या कहा है कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपये है, ठीक है ना, सॉरी, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपये है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपये। यही तो बोला है भाई, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा है कि इसका क्रय मूल्य है कितना, 220 रुपये, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 220 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 220/5, और निकालना क्या है हमें, विक्रय मूल्य। तो हमें क्या करना है, इंटू 6, ठीक है ना। तो 5 चक 20 और ये 44 × 6, ठीक है ना। 6 चक 24 और 6 चक 24, ठीक। 4 6 2 264, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करो। इसके भाई एक बहुत लाजवाब ट्रिक बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसके दो तरीके बता दूंगा, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगे वो वाला आप यूज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे होगा, बस इसके लिए इतना टाइम बहुत है। तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, यू, ठीक है ना, रेशियो वी और रेशियो डब्ल्यू। देखो यहाँ पर तीन जो है, ये 3 लेटर केवल यूज हुए हैं, यू, वी और ये वाला डब्ल्यू, ठीक है ना। तो यू कितना है हमारा, 4/7। उसके बाद उसने क्या बोला, वी और डब्ल्यू का रेशियो उसने कितना बताया, 9/7। अब देखो भाई, ये जो वी का रेशियो है अलग अलग क्यों है, होना तो सेम ही चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम इसमें गुणा करेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पर गुणा कर दूं 9 से और यहाँ पर मैं गुणा कर दूं 7 से, तो ये भी 63 हो गया, ये भी 63 हो गया। लेकिन जब गुणा हमने यहाँ पर 9 से किया है तो हम यहाँ पर भी किससे करेंगे, 9 से, ठीक है ना। और जब यहाँ पर हमने 7 से किया है तो यहाँ पर भी कितने से करेंगे हम, 7 से, ठीक है ना। अब कितना हो गया, ये यू हो गया 36, ये हो गया 63, ये कितना हो गया 49, ठीक। और उसके बाद उसने क्या बोला है कि जो u की वैल्यू है यानी कि 36, ठीक है ना। तो 36 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 72 के बराबर। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है ना। 72/36 करेंगे तो 2 आ गई। उसने क्या पूछा है, w का मान। तो w का मान कितना हो जाएगा, तो 49 × 2, ठीक है ना, 98, ये वाला, ठीक है। अब इसका देखो दूसरा तरीका देख लेते हैं हम। दूसरा इसका तरीका क्या होगा, इसका दूसरा तरीका क्या होगा। यहाँ पर u लिखा, यहाँ पर v लिखा और यहाँ पर w लिखा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने 4 और 7 लिखा और यहाँ पर 9 और ये वाला 7 लिखा। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके आगे देखो यहाँ पर ये 7 है, इसके आगे खाली जगह है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। यहाँ पर ये 9 है, इसके सामने खाली जगह है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, 36 63 और 49, ठीक। बाकी तो जैसे बताया वैसे ही करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करो भाई। क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 कैसे होगा। बस बस इसके लिए भाई इतना ही टाइम बहुत है। देखो
इसने क्या बोला है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, ठीक है ना? तो यानी कि पहले 1 है, उसके बाद में अगले 3 सालों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ये किस पर है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो 125 गुना कितने में हो जाएगी? तो देखो, ये 3 वर्ष में हुई 1 से 5, तो अगले 3 साल में कितनी हो जाएगी? 5 से 25, ठीक? और उसके अगले साल में कितनी हो जाएगी? 125। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि उसका स्क्वायर होता जाता है, ठीक है ना? उसका स्क्वायर होता है राशि का। तो ये 5 है, तो 5 का 25 हो जाएगा, 25 का 125 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3, ये भी 3 और ये भी 3 अगले 3 साल में। तो ये कितने साल हो गए टोटल? 9 साल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9, ठीक है? इसका 9 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। चलो भाई, टाइम स्टार्ट हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 19 करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 19? ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है कि मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी, ठीक है, और 162 के हिसाब से उसने बेच दी। तो उसने 7 किताबों पर उससे कितना हानि होगी? तो देखो भाई, 225 में उसने खरीदी थी एक किताब और 162 में उसने बेच दी, तो उसे कितने का नुकसान हुआ? तो ये 3 और ये 6, यानी एक किताब पर उसे कितने का नुकसान हुआ? 63 का। तो 7 किताबों पर कितना होगा? इंटू 7, तो 21, और 7 छंगे 42 और 2 44, 441 रुपये का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, ये भाई क्वेश्चन नंबर 20 है ये। क्वेश्चन नंबर 20, 20। करो भाई इस क्वेश्चन को। टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो गया तुम्हारा। ये टाइम को यार यहाँ लगा देता हूँ टाइमर को, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर क्या होगा? भाई इसका आंसर क्या होगा? चलो चलो, टाइम बच रहा है अभी तो। तो देखो इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है, ये तो इसके बारे में बताया है कि यहाँ पर y1 से लेकर और y5 तक यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना चीज़ें। उसके बाद उसने बोला है कि यदि वर्ष y3 में, यानी कि ये जो y3 है, ठीक। तो देखो पहले इसमें यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, उसने आयात से निर्यात का इसमें रेशियो दिया गया है। तो ये क्या है? 1.10, ठीक। y3 का क्या है? 1.10। अब तुम्हें लग रहा हो कि अरे 1.10 रेशियो कहाँ से है? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 110/100, ठीक। 110/100 हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशियो है ये आयात से निर्यात के लिए है, यानी कि हम इसे लिखेंगे ऊपर आयात, ये हो गया अपॉन में निर्यात, ठीक है ना? तो आयात का कितना है? 110, और निर्यात का कितना है? ये है 100। तो देखो 0 से 0 कट जाएगी, तो ये हो गया 11/10, ठीक है ना? ये कितना? निर्यात के लिए कितना है? 10। अब इसने क्या बोला है कि निर्यात की जो वैल्यू है वो है 3500, 35,000 करोड़, ठीक है ना? तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 35,000 करोड़। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3500, ठीक। और 11 की वैल्यू कितनी आ गई? तो देखो सिंपल हमें क्या करना है, 2 जीरो तो हमें पीछे लिख देनी है, ठीक है। अगर हम 35 का गुणा 11 से करते, देखो है तो बहुत आसान, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक का जितना यूज हो सके उतना करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पहले 5 लिखा, यहाँ पर हमने पहले 3 लिखा, ठीक है ना? ये कितना हो गया? 8, 38,500। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। करो भाई क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, आसान तो खैर सभी हैं इसमें। चलो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि जो राशि है साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 10,650,
और 6 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 11,076। तो देखो क्या है कि साधारण ब्याज में वो हमेशा जो वैल्यू होती है कांस्टेंट बढ़ती है, मतलब ब्याज जो है कांस्टेंट बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये पर 10% ब्याज लगाना है हमें और 5 साल के लिए, तो क्या होगा कि हर बार ये हर साल इसमें 10 रुपये बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें भी 10 रुपये, इसमें भी 10 रुपये, इसमें भी 10 रुपये। इसी तरीके से जब 5 साल से जब 6वें साल पर गया होगा तो उसका कांस्टेंट बड़ा होगा, उतना ही बड़ा होगा जो 5 साल से लगातार बढ़ता आ रहा होगा। तो देखो 10,650 में उसकी ब्याज और ऐड हो गई होगी, यानी कि ये पूरा ब्याज, ये पूरा पैसा है, उसके बाद में इसमें और ऐड हो गया होगा ब्याज। तो जो ब्याज है जो और ऐड होने के बाद में कितना हो गया था वो 11,076 रुपये, ठीक। तो ये कितना बचा, ये 6, 2 और 4 यानी कि 426 रुपये। तो 426 रुपये कितने साल का ब्याज है, ये है 1 साल का ब्याज। तो ये 5 साल का कितना हो जाएगा, 426 गुणा 5, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो हम इसे समझेंगे कि ये 400 प्लस 20 प्लस 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत जल्दी होता है भाई, करके देखो कर, बहुत जल्दी होता है इसे। तो देखो ये कितना होगा, 5 चौक 20, यहाँ पर हमने 0 0 मानी थी, 400 माना था, तो इसके पीछे 2 जीरो। उसके बाद में हमने क्या किया, ये 20 गुणा 5, यानी कि यहाँ पर हमने एक जीरो मानी है, तो 5 दूनी 10, कितना हो गया 20 पंजे 100, यहाँ पर किया हमने, ठीक है ना। उसके बाद 6 पंजे 30, ठीक। कितना हो गया 0 3 1 और 2, 3100, सॉरी 2130 रुपये। तो ये 10,650 में से 2130 रुपये जो ये 5 साल की ब्याज हुई है उसके कम हो जाएंगे, ठीक। अगर हमें इसमें से माइनस करना होता तो हमें कितने 6 साल की ब्याज हमें माइनस करनी होती। तो ये कितना हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 8। तो इसका आंसर कितना हो गया 8,520 रुपये। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भाई टाइम स्टार्ट हो गया, करो। क्वेश्चन नंबर 22, इसका महत्तम समाप्त वर्त क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, चलो ठीक है, इतना टाइम बहुत है यार इस क्वेश्चन के लिए, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, महत्तम समापवर्त, ठीक है ना। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो देखो अगर हमारे यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई में दो संख्या दे रखी हैं, जैसे कि ए में है हमारी 2 × 4 × 6, ठीक। बी में है 5 × 4 × 7। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों में जो हमारी कॉमन डिजिट होगी वही इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया है, वरना एलसीएम एचसीएफ अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। तो बस अभी इतना ही समझ लो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखेंगे कि इन दोनों में यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है ना। इन दोनों में यहाँ पर क्या कॉमन है, तो देखो 2 की पावर 3 यहाँ पर है तो 2 की पावर 3 यहाँ पर नहीं है, और 5 की पावर 2 यहाँ पर है तो 5 की पावर 2 यहाँ पर नहीं है। तो मतलब ये दोनों तो यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है ये 3 की पावर 5 है और यहाँ पर 3 की पावर 3 है। तो देखो 3 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 3 की पावर 3 अब इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 की पावर 3। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और यहाँ पर ही आपका टाइम हो रहा है स्टार्ट दोबारा से, ठीक है ना। ये टाइम स्टार्ट हो गया आपका। क्या होगा भाई इसका आंसर, भाई इसका आंसर क्या होगा। हम्म, चलो भाई देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसमें दिया गया है कि यहाँ पर जो मिठाई है, ठीक है ना, तो मिठाई का वजन में ये जो चीनी के परसेंटेज बताया गया है कि इस मिठाई में कितने परसेंट चीनी है, ठीक है। जैसे कि S4 की अगर हम बात करें, ठीक है ना, यहाँ पर S4 के बारे में पूछा है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो देखो S4 की अगर हम बात करें तो S4 में 18% चीनी है, ठीक है ना। मतलब कि अगर 100 किलोग्राम अगर मिठाई है तो उसमें 18% चीनी है, यानी कि 18 किलो उसमें चीनी है। लेकिन वो 100 किलोग्राम के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो कितनी है 150 ग्राम, सॉरी 150 किलोग्राम है, ठीक है ना। तो ये 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150, ठीक। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150, तो एक की कितनी हो जाएगी 150/100, 150/100, ठीक है। तो इंटू कितना 18, ठीक।
तो बस अब इसे यहाँ पर कर देंगे सॉल्व। तो देखो ये कितना हो गया, ये 50 से 3 टाइम्स, ये यहाँ पर 2 टाइम्स, ये 2 से 9 टाइम्स, ठीक है ना, 9 तिया 27, ठीक। 9 इंटू 3 कितना होता है, 9 3 से 27। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक भाई, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर बताइए। इसके बाद में केवल एक क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद में क्लास खत्म हो जाएगी। और भाई जिस जिसको ये वीडियो पसंद आई है, अगर लगता है तो मैं भाई थोड़ी सी भी अगर इससे हेल्प हुई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तुम्हारे ऐसे कोई दोस्त है जिन्हें मैथ पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उन्हें ये शेयर कर देना, ठीक है। भाई देखो रात का टाइम कितना हो रहा है जिसे मैं शूट कर रहा हूँ इस टाइम पर, देखो रात के यहाँ 3:51 हो रहे हैं। चलो ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो भाई क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है कि ये कोई कमरा है। चलो पहले एक कमरा बना लेते हैं भाई, एक रूम बना लेते हैं। इस तरीके का एक रूम है, ठीक है। लो भाई, इस तरीके का रूम है, ठीक है ना। इसमें क्या किया है इसने, एक इसमें सबसे ज़्यादा लंबी रखी जाने वाली छड़ी क्या होगी। तो अगर देखो मैं इस छड़ी को अगर ऐसे लंबी रखूँ तो तब भी नहीं है लंबी, और अगर ऐसे रखूँ तब भी नहीं है। तो हमेशा सबसे ज़्यादा लंबा रखने के लिए क्या होगा, हमेशा डायगोनली रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं इस कोने पर ऐसे छड़ी को टिकाऊँ, यहाँ से अगर मैं इस कोने पर लेकर जाऊँ तो ये इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई होगी, ठीक है ना। तो इसे ही कहते हैं हम डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है ना, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, ठीक। तो इसमें यही पूछा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अंडर रूट में, तो इसमें से ये होगी हमारी एल स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 12 का स्क्वायर, ठीक, 12 गुणा 12, ठीक है ना, और प्लस के 16 का स्क्वायर यानी 16 गुणा 16। इसे हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। ये क्या होगा देखो, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 16 का कितना होता है 256। भाई स्क्वायर कम से कम नहीं तो 30 से 40 तक, 40 तक भाई कम से कम याद करके रखो स्क्वायर, तभी मैथ की जो कैलकुलेशन है वो इम्प्रूव हो पाएगी। अब इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड ऐसे नहीं करना है पहले इन्हें नीचे लिखो, देखो ऐड करने का तरीका, ये 4 5 और 2 7, ठीक है ना, ये कितना हो गया 700। उसके बाद में 4 और 4 8 और 5 13, 130, 4 और 1 5 और 6 और 5 11, ठीक है ना, 1 4 और 8, 841 अंडर रूट। 841 कितने का होता है ये होता है 29 का, 29 का, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब भाई इसका क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। और जिस किसी को भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, अगर कोई लग रहा है कोई डाउट है या फिर वीडियो में कोई दिक्कत, किसी को कहीं भी कोई परेशानी आ रही है, तो वो नीचे कमेंट में मुझे लिख कर बताए, ठीक है ना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए। क्या होगा भाई इसका आंसर। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न दिए गए हैं, ठीक है, विभिन्न उत्पादक के बारे में इसमें दिया गया है। और जो उत्पादक हैं उनके लाभ का परसेंटेज यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिखाया है, लाभ का परसेंटेज है ये। उसने क्या बोला है, उत्पाद P3 का राजस्व है 38,100 रुपये, ठीक। और उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा। तो देखो राजस्व किसका, P3 का। तो P3 का राजस्व कितना है, यानी 27% इसका लाभ है। तो 100 रुपये पर कितना लाभ है इसमें, 100 का हो गया कितना 27%, 27 रुपये, यानी कि 127 रुपये की जो वैल्यू बताई है, 127 की जो यूनिट है वो है 38,100 रुपये के बराबर, ठीक। तो हमें बताना है कि ये जो 100 की वैल्यू है, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है। तो 38,100 रुपये, ठीक है ना, बटे 127 और गुणा 100। तो ये 127 से 381 कितने बार कटेगा, 3 बार, ठीक है ना। तो ये 300 हो गया और इसके पीछे ये 2 जीरो,
ये तो 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30,000। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो भाई यहाँ पर ये आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। भाई मेरा जो काम था पढ़ाने का वो मैंने अपना कंप्लीट कर दिया। अब आप लोगों का काम बचा है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।